साथ ही थोड़ी देर बाद ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जो रक्षा विशेषज्ञ वो मेरे साथ जुड़ेंगे। विपिन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्ता पर। धन्यवाद। विपिन सर, पहला सवाल मेरा यही है कि हमने पहले भी इस पर बातचीत की थी, तब ईरान दबेबाव इन तमाम चीजों में दिखाई दे रहा था, कभी सुनाई भी देता था, लेकिन अब ईरान ने साफ तौर पर धमकी देना शुरू कर दिया और उन्होंने इसने ये कहा कि अगर गाजा में इजराइल घुसता है तो उन तमाम लोगों को दफनाया जाएगा, सबकी कब्रें बनाई जाएंगी। इस तरह की बातें सामने आ रही, क्या अब ईरान इजराइल को उकसाने का काम कर रहा? देखिए, डे वन से एक बात तय थी कि यहाँ पर जो ये इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, इसके पीछे शय किसकी है, उसका किसका हाथ है। तो यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान का हाथ बताया जा रहा था। और अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें जो बाइडेन की, तो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था कि यहाँ पर इस युद्ध के पीछे जो परपेट्रेटर्स हैं या इंस्टिगेटर्स हैं वो ईरान है। तो यही बात है कि अब जो इसको आप महज गिदड़ धमकी नहीं समझेंगे। अगर ईरान ऐसी बात कर रहा है और खासतौर पे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स जो कर रहे हैं, IRGC जिनको बोलते हैं, तो वो उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इजराइल की अगर बात करें खास तौर पे, इजराइल कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड या किसी को हल्के में लेता नहीं है। और यही बात है कि अगर उनकी हम सेना की बात करें तो वो बिल्कुल सशक्त है और इस समय किसी भी मुकाबले के लिए तैयार है। वो अलग बात है कि अरब लीग एक तरफ है और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, ईरान है, और जो एक मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, वो लोग अपनी जगह पूरे डटे बैठे हैं यहाँ पर। और वो इस बात का हवाला दिए जा रहे हैं कि कितनी फिलिस्तीनियों की मौतें हुई हैं यहाँ पर। और लेकिन यहाँ पर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि यहाँ पर ये युद्ध शुरू किसने करा। मिलियन डॉलर बात यह है कि यहाँ पर 7 अक्टूबर को युद्ध किसने शुरू करा, जो स्टेटस को बना हुआ था उसको किसने ऑल्टर करा। और तो ये बातें बड़े गंभीर है। और ये जितने जो सिविलियंस को और बाकी जो फौजियों को, सोल्जर्स को जो हॉस्टेज लिया हुआ है, जो बंधक बनाया गया है हमास के हमास ने, तो वो अपने आप में बहुत चिंता का विषय है कि क्या उनके साथ बर्बरता हो रही होगी इस समय। जो तो ये बातें तमाम है जो, क्योंकि जो इस समय मानवता की बातें कर रहे हैं या ह्यूमैनिटेरियन एड जो देने की बात है, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, वो होना चाहिए कि उन निर्दोष लोगों का क्या कसूर है। लेकिन साथ साथ इस बात को भी नजर अंदाज नहीं करा जा सकता कि यहाँ पर जो इनह्यूमन टॉर्चर इस समय हॉस्टेजेस के साथ हो रहा है, सिविलियंस और जो सोल्जर्स हैं जो इजराइल की तरफ से बंधक बनाए गए हैं और जो इस समय हमास के कब्जे में है। तो ये सारी बातें हैं कि इसको जहन में रखना चाहिए यूनाइटेड नेशंस को भी, क्योंकि एक तरफा अगर बात करी जाए और यहाँ पर और विदेशी मीडिया का तो की भूमिका बहुत जिम्मेदारी वाली होनी चाहिए कि उसमें यहाँ पर आप एक मीडिया का ये दायित्व बनता है कि लेकिन विपिन सर, ये लगातार जो पेच है वो फंस जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर हॉस्टेजेस की बात की, बंधक की बात की, तो एक तरफ हमास ये कह रहा है कि आप हमले करना बंद करिए तो हम बंधक छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ये बात कह रहा है कि यहाँ पर आप जो बंधक है जिनके साथ आप बर्बरता कर रहे हैं उन्हें छोड़िए, उसके बाद हम हमला करना बंद कर देंगे। तो दोनों तरफ से जो तनातनी है वो इसी तरह तेज है। तो इसका जो बीच की, क्योंकि मध्यस्थता की अभी बात करना बेकार ही होगा, लेकिन कोई ना कोई बीच का रास्ता तो जरूर होगा जहां पर जो फिलहाल बंधक है उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि किसी तरह की जानकारी अभी नहीं है। लेकिन दोनों लोगों को ये बात कहीं ना कहीं, ये भी बात सामने आ रही है कि इजराइल को कहीं ना कहीं उन बंधकों की वजह से ही रुकना पड़ रहा है, वरना वो कब का जमीनी युद्ध स्टार्ट कर चुका होता। कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बात का आकलन करा और यही मुद्दा है कि यहाँ पर जब बंधकों को आप मुक्त कर देंगे तो यहाँ पर युद्ध एकाएक उसको विराम लग जाएगा। और यहाँ पर वो होना भी चाहिए कि जो बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं या जो शांति दूत बन के उभरेंगे, तो वो कौन शांति दूत होगा, किसकी बात को तवज्जो दी जाएगी, ये सवाल इस समय पैदा हो रहा है, किसकी सुनी जाए। क्योंकि अगर दुनिया दो फाड़ में बट जाएगी तो वहां उससे कोई समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला। यहाँ पर तो शांति दूत बनकर किसी देश को, कोई शक्तिशाली नेता को उभर के आना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा कि जो ये शांति का प्रस्ताव रखे और जिसपे अमल हो, जिसपे दोनों तरफ से जिन पे भरोसा जताया जाए और जिनकी बातों को पूरी अहमियत मिले। तो यहाँ पर तभी ये जो पेच फंसा हुआ है इस समय, वो समस्या का समाधान निकलेगा।
ठीक है सर, आपने यहाँ पे मध्यस्थता की बात की और वर्ल्ड लीडर की भी लगातार बात हो रही थी, लेकिन अब देखिए कि अमेरिका को या बाइडेन को हम ये सोचकर देख रहे थे कि वो इजराइल पहुंच रहे थे तो तमाम तरह की बातचीत होगी, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि अमेरिका ने इजराइल को रोका कि जो आप कब्जे की बात कर रहे हैं वो बातें मत करें क्योंकि आपके लिए वो हानिकारक साबित हो सकता है। लेकिन अब देखिए कि अमेरिका जो है वो सीरिया में, जैसे आपने यहाँ पर बात करी थी थोड़ी देर पहले, यहाँ पर जो इस फोर्स की उसको लेकर उसके वहां पर भी हमला किया है, सीरिया पर हमला हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि ये जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि जो सीरिया हो चाहे ईरान हो, उसने यहां पर अमेरिकी दूतावास पर हमले किए, उसको लेकर उन्होंने अब जवाबी कार्रवाई शुरू की। तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि जो तमाम जो लड़ाई है वो अब मध्य पूर्व की तरफ भी बढ़ती नजर आ रही है। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये जो हम ये बात अटकलें लगा रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, या ये जो सारी परिस्थितियां बन रही है क्या वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही हैं। तो एक बात समझनी चाहिए कि अमेरिका बहुत सुलझा हुआ मुल्क है, तो यहाँ पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि सही मायने में कोई महाशक्ति है तो वो अमेरिका है वर्तमान के दौर में। तो वहां पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा कि जिससे कि मामला बिगड़े, स्थिति बेकाबू हो जाए, और जिसकी आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जाए। तो वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। और यहाँ पर वो जो पूर्वी सीरिया में जो हमले कराए हैं या हमले हुए हैं, वो अमेरिका की बात करें तो उन्होंने ये दलील दी है कि ये आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में हमले करे हैं। और वो बात भी, और देखिए, क्योंकि इतने वर्षों से एक बात चलती थी, आतंक का कोई धर्म नहीं है, तो टेरर हैज नो रिलीजन। यहाँ पर जब ये बात हम कबूल करते हैं कि टेरर हैज नो रिलीजन, की आवश्यकता है कि वो कैसी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर अगर वो उनके यहाँ पर आतंकियों को पनाह दी जाती है, तो यहाँ पर अगर उनके वहां सब महफूज होते हैं, तो ये बातें जग जाहिर है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वहां पर तो पूरे विश्व को एकजुट होना चाहिए, यहाँ पर उस बात के विरोध में खड़ा होना चाहिए, एक हाथ मिलाने चाहिए, और बुलंद तरीके से इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि यहाँ पर जो गलत है वो गलत है। उसको आप किसी भी ठीक है सर, यहाँ पर ये भी बात लगातार हो रही है, क्योंकि जो तस्वीर दिखा रही, जो तमाम चीजें हो रही है उसको लेकर जो बातचीत हो रही है उसमें ये भी सामने आ रहा है कि जो जमीनी युद्ध है उसके बिना अब हमास का खात्मा जो है वो बेहद मुश्किल है। लेकिन ये जमीनी युद्ध क्या इजराइल के लिए इतनी आसान होगी? क्योंकि अब देखिए कि ईरान के बारे में भी ये बातें सामने आ रही कि वो युद्धाभ्यास कर रहा है, बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। तो जो ये जमीनी युद्ध है वो आसान होने वाला है, क्योंकि इजराइल ने ये साफ कर दिया कि जब तक हम वहां घुसेंगे नहीं तब तक हमास का खात्मा नहीं हो पाएगा। हाँ, निश्चित बात है। देखिए कि अगर हम ये बात करें कि पहले के मुकाबले अगर हम बात करें, जब इजराइल फिलिस्तीन की जो युद्ध हुए हैं, तो सबसे ज्यादा जो भारी मात्रा में जो जान माल को नुकसान हुआ है वो इस 2023 के युद्ध में हुआ है। तो यहाँ पर अब ईरान का बीच में हस्तक्षेप करना, ईरान का खुल के आ जाना, तो अपने आप में इसके क्या मायने ये भी सब समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बतौर विदेशी मामलों का जानकार होते हुए और साथ में बतौर पत्रकार मैं ये समझ रखता हूँ कि यहाँ पर बीच का रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो इस समय जो स्थिति बनी हुई है इसमें कोई समस्या जरूर इस समाधान निकलेगा, क्योंकि इससे पूरे विश्व को, क्योंकि पहले हमने देखा कुछ वर्ष पहले जब अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर चली, तो एक ग्लोबल मंदी का दौर आया, सेशन, जिससे बड़े बड़े मुल्कों की अर्थव्यवस्था ग्रस्त हुई, उसको रिवर्स इम्पैक्ट हुआ। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में विश्व के जो मुल्क हैं वो ये बात नहीं समझते कि अगर युद्ध होता है तो उससे उसके क्या परिणाम हो सकते हैं बाकी मुल्कों के लिए, भले वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना भी हों। तो लेकिन रूस यूक्रेन का युद्ध ने क्या सीख दी, बहुत कुछ सीख दी। उसके बाद अब ये जो इस समय जो वर्तमान में इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध जारी है, 21वां दिन है, तो यहाँ पर अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि जब इसको विराम लगना चाहिए और कुछ मध्यस्थता के लिए, क्योंकि देखिए अगर रूस और यूक्रेन की बात करें तो पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि अगर मैं इस समय कमान मेरे हाथ में होती तो मैं उस युद्ध को चंद घंटों में उस समस्या का समाधान निकाल लेता। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ आत्मविश्वास है। तो यहाँ पर वही बात है कि नेताओं से, खास तौर पे जो
जिन नेताओं को दिग्गज समझा जाता है या वैश्विक जी पटल पे हैं, वैश्विक स्तर के जो नेता हैं, ग्लोबल लीडर्स जिनको बोला जाता है, तो वहां पर उनसे ये अपेक्षा करी जाती है कि कुछ ऐसी नजीर पेश करें, ऐसी मिसाल कायम करें जिससे बड़े बड़े जो ये ऐसी समस्याओं के समाधान निकले, पेच जहां पर फंसे हुए हैं वो उस दुविधा से निकला जाए, क्योंकि ये युद्ध किसी के हित में नहीं है। ठीक है। सर आप मेरे साथ बने रहिए। फिलहाल डेनमार्क के जो एम्बेसडर इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, उनका एक बयान सामने आया है, वो एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं, क्योंकि इन तमाम चीजों को लेकर बाकी कंट्रीज की जो चिंता है वो भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल उनका इस पर क्या रुख है, एक बार सुनते हैं। First and foremost, I'd like to congratulate not only India and the Indians, but also the rest of the world, because what I have seen today at this mobile conference is fantastic. India is setting new standards for empowering people, and when you see all these digital solutions being rolled out for telecommunications, it's really outstanding. When you look into the numbers that Honourable Prime Minister also spoke about, I mean, and all the captains of the industry, it's really second to none. Great numbers, and that gives all of us a hope for the future. Honourable Prime Minister spoke about future is here and now, and certainly the future of all of us, whether we are from India or from the outside, the future is here, and now is the time to really to take the opportunities that this digitization, this new technology that India is masterminding and really setting a kind of global standard for, is the way forward. So I think this was a great example of how India is moving, how India is defining the future of all of us. Everybody talked about the vision of Digital India as well, and then digital startup and the infrastructure was very much ushered about. What was the favorite part of the Prime Minister's speech you liked? Anything? I think the most important part was the hope that he invested, so to say, in the youngsters of India and youngsters across the world. You have a different take on things. You were not born in an era where you had to swipe an old mobile phone. It didn't work. Today you have 24/7 access. So to invest in the future generations, and India is by all standards the most youngest demography of the world. So unicorns, yes, I hope we'll see India corns, because India is setting new standards. Regarding the digital infrastructure, can we expect some collaboration with Denmark as well? Yes. Anything which you want to share with us? Yes, I mean, we have a joint commission, and we have two working groups, and these two working groups are targeting some of these issues, from cyber security to telecom collaboration, and we're also looking into if we can be part of this 5G, and we are really good in Denmark for 5G and all the applied services, applied innovations and so forth. So we are in talks with both the Department for Telecommunications as well as the Ministry for Electronics and also called METI. Sorry. Last one would be, there is a growing tension in Middle East. What is Denmark's stand in this tension which is going on and it's affecting the world across? Hi. Denmark has, from the first second, taken a very strong line condemning these terror attacks. Hamas is a terror organization. What they did on the 7th of October is surpassing whatever humanity can allow and should allow. So full, forceful condemnation. We are also following very closely what's happening on the Gaza Strip, and we have urged that humanity and humanitarian support should be allowed. So we are following it very closely, but no doubt about that, we are looking into the worst terror attack ever on Israel, and Hamas is a terror organization, also identified as that in the European Union. Dhanyavad. Thank you. Thanks. तो डेनमार्क के एम्बेसडर का बयान आपने सुना। डेनमार्क भी उन्हीं कंट्रियों में से एक है जो हमास को सीधे तौर पर आतंकी संगठन डिक्लेयर करने के लिए तैयार है, और साथ ही उनका मानना है कि इस तरह के आतंकवादी हमले को बोलना चाहिए और साथ ही इस पर आवाज भी उठाना चाहिए। आपको बता दें कि विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सर, अब देखिए कि तमाम जो कंट्रीज हैं, कई ऐसी कंट्रीज है जो इसको लेकर मुखर तरीके से बोल रही हैं, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज हैं जो लगातार इस बात को लेकर बार बार ये
कह रही है। जैसे अब तुर्की के यहाँ पर जो उनका बयान है वो सामने आया, उन्होंने कहा कि जो हमास है वो कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि फलस्तीन को बचाने के लिए ये उनका एक तरीका है और ये बहुत अच्छा तरीका है। और इसे ऐसे भी देखा जा रहा है कि तुर्की की बात बीच में नहीं हो रही थी, हिजबुल्लाह की बात हुई और हमास की बात हुई और फलस्तीन इस्लामिक जिहाद की बात हो रही, लेकिन तुर्की को लोग ज्यादा इस वक्त तवज्जो नहीं देख रहे थे। लेकिन कई जगहों पर ये खबरें छपी कि अब तुर्की अपनी तरफ फोकस करने के लिए इस तरह के तमाम बयान दे रहा है। तो निश्चित बात है। देखिए, जैसे मैंने पहले बोला अभी कि दुनिया दो फाड़ में बट गई है यहाँ पर। एक वर्ग जो ये समझता है कि हमास एक आतंकी संस्थान है और जिसका डट के मुकाबला होना चाहिए और अंत होना चाहिए, और वही दूसरी बात है कि कुछ समर्थक हैं, कुछ जो फिलिस्तीन का हवाला देते हैं, वो तो देखिए, वो तो एक बिल्कुल बात, इस पे कोई दो राय नहीं है यहाँ पर कि जो गाजा के लोग हैं उन पे, जो निर्दोष लोग हैं उनको, उनके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, उन पे किसी तरह का कोई हमला नहीं होना चाहिए। तो लेकिन साथ साथ एक और बात समझनी चाहिए कि जो ये टू स्टेट थ्योरी चल रही है इतने समय से, उसका क्या हुआ? ये लोग जो शांति के दूत बैठे थे बीच में, या उन्होंने क्या हासिल करा इतने वर्षों में? कि ये जब गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को लेकर इजराइल ने, जब इन्होंने कब्जा अपना करा, उसके बाद जो ऑस्लो 2 पीस अकॉर्ड आया 1995 का, तो उसमें क्या एक सफलता हासिल हुई है इतने वर्षों से? इतने दशक, 3 दशक से ज्यादा बीत गए। ये सारी बातें ध्यान केंद्रित ये कराती हैं कि यहाँ पर वो कुछ, जब आप बड़ी-बड़ी जो संस्थाएं हैं, जिनका गठन किस लिए हुआ था कि ताकि विश्व में शांति बनी रहे, लेकिन उसके विपरीत यहाँ पर अगर ये अमन शांति नहीं केवल, और युद्ध की परिस्थितियां बन रही है, और जो हम एक तरफ हम बात करते हैं कि यहाँ पर पूरा वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं, और ये बात बोलते हैं कि पूरा विश्व एकजुट हो कुछ मुद्दों पर, और यूनाइटेड नेशंस के भी कई गोल्स हैं यहाँ पर, एजेंडास हैं। तो लेकिन यहाँ पर उसके विपरीत अगर ये ऐसी स्थिति बन रही है यहाँ पर कि जब हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ अगर जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये बड़ा गंभीर मुद्दा बन जाता है, बड़ा ज्वलंत मुद्दा बन जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अपने जो एक वर्किंग अप्रोच है उसमें बहुत भारी फेरबदल होने की आवश्यकता है। The think tanks must roll their heads. They must bring out some out of the box solution, कि जिससे कि यहाँ पर जो दिन भर दिन ये मुद्दा और गंभीर हो रहा है और यहाँ पर एक विकराल रूप धारण कर रहा है, तो वो ऐसी स्थिति ना आए कि जब बिल्कुल बेकाबू हो जाए और सारे विश्व के बड़े-बड़े मुल्क इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाने लग जाए, तो वो उससे किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और यहाँ पर होलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ी त्रासदी जो ये बताई जा रही है कि जब जर्मन नाजीज ने ज्यूस को मारा था, तो वहां पर उसके बाद जो विश्व युद्ध 2 में, यहाँ पर उसके बाद अगर ये स्थिति इस समय 2023 में बन रही है, तो ये बड़े-बड़े विश्व के नेताओं को यहाँ पर ये समझना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, कि आप मूर्खदर्शक नहीं बन सकते या महज बयानवीर बनने से काम नहीं चलने वाला। कि पहले भी देखा कि यहाँ पर यूक्रेन रूस का जब युद्ध चला, और वो इतने समय ये चलता रहा है अभी, और वो उसमें कोई विराम नहीं लगा, तो ये जो शांति दूत है या बड़ी-बड़ी संस्थाएं बनी हैं, तो इनका क्या योगदान है, क्या इनकी भूमिका रही है? ये बड़े प्रश्न उठ जाते हैं इन पे। विपिन जी, लेकिन ह्यूमन एंगल पर भी बात होना जरूरी है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि युद्ध विराम तो लगना जरूरी है, लेकिन उन बेकसूरों के लिए बात कौन करेगा? क्योंकि ह्यूमन एंगल की बात पर अगर हम कभी भी बात करते हैं तो यूएन की बात होती है, लेकिन यूएन के जो चीफ ने बयान दिया उसके बाद ये साफ हो जाता है कि जो उनके विचार है वो किस तरफ झुके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमास ने बेकारण हमले नहीं किए होंगे, जिसके बाद जिन लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ह्यूमन एंगल पर बात होगी और जिस तरह लोगों की जो कैजुअलिटीज का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है उस पर बात होगी, लेकिन फिलहाल उनका साफ तौर पर जो यहाँ पर पूरा विचार जो है वो नजर आया कि हमास के जो लोग हैं, फलस्तीन के जो लोग हैं, वो यहाँ पर उन पर बमबारी हो रही है, लेकिन कहीं भी उन्होंने इजराइल को लेकर किसी तरह की बात नहीं करी। विपिन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
अब आप प्रश्न समझें दोबारा, मेरे को थोड़ा सा बीच में नेटवर्क के कारण चला जी, गया था आवाज। हम यहाँ पर युद्ध विराम की बात लगातार आपने की होनी चाहिए, मध्यस्थता की बात होनी चाहिए, लेकिन ह्यूमन एंगल की भी बात लगातार होनी चाहिए, क्योंकि यूएन पर हम थोड़ा बहुत निर्भर थे, लेकिन यूएन ने जो बयान दिया उसके बाद ये साफ हो गया कि वो हमास की तरफ झुका हुआ है, जिससे जिन लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी अब टूट गई, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर ये दिखाया कि पैलेस्टीन या हमास ने ये जो हमले किए वो बेकारण नहीं है और इसराइल की किसी भी तरह की बात नहीं हुई। नहीं, निश्चित बात है। देखिए, दोनों अलग-अलग पहलू हैं यहाँ पर। ह्यूमैनिटेरियन एड की जब बात करते हैं, मानवता की दुहाई दी जाती है, वो बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पर जो निर्दोष लोग हैं, सिविलियंस हैं या महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो वरिष्ठ नागरिक हैं, तो उनपे अगर किसी तरह से उनपे बर्बरता हो रही है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वहां पर जो अगर ये आवाजें उठ रही हैं तो बिल्कुल वो बात अपनी जगह जायज है, लेकिन साथ साथ ये आप अगर एक आतंकी संस्था को आप अगर वो ये दर्शाना चाहते हैं या ये ऐसा एक संदेश देना चाह रहे हैं कि वो हवाला देते हैं फिलिस्तीन का, तो ये मुझे लगता है कि ये किसी के बात गले नहीं उतरेगी। जो समझदार मुल्क है तो वो ये बात नहीं समझ पाएंगे कि आप कैसे उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो और कई तरह के तरीके हैं कि आप उसमें अगर टू स्टेट थ्योरी की बात करते हैं तो उस पर अमल होना चाहिए। और यहाँ पर जो उनके प्रतिनिधि हैं, नुमाइंदे हैं दोनों तरफ से, तो उनको बुला के एक उनसे वार्ता होनी चाहिए यहाँ पर कि ये आपका बायलैटरल इशू नहीं है, यहाँ पर इनको आप और मुल्कों को बीच में इसमें शरीक करें, ताकि उससे, क्योंकि इससे बाकी मुल्कों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अगर वो इस युद्ध में भागीदारी देने लग जाएंगे तो ये पूरे विश्व के लिए अच्छी बात नहीं है यहाँ पर। और ये हम लोग किस तरफ चले जाएंगे वो किसी को बताने के, हम परमाणु बम का एक अलग खतरा मंडरा रहा है, तो यहाँ पर वो अलग अलग मुल्क बार बार हमारे अगर पड़ोसी मुल्कों की बात करें, हिंदुस्तान के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पर वो ये इधर धमकियां कई वर्षों से देते आए हैं। तो ये ऐसी बातें हैं यहाँ पर कि ये, और लेकिन साथ साथ एक बात है कि यहाँ पर मैं इसकी तुलना जरूर चीन के साथ करना चाहूंगा कि जो विस्तारवाद की नीति रखने वाले मुल्क हैं, देखिए ये तो इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध है, जो हमास के बीच में एंट्री हो गई है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन चीन की हमेशा से विस्तारवाद नीति रही है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रही है। लाल किले की प्राचीर से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन करा, देशवासियों से वो एक संदेश दे रहे थे, उन्होंने बोला था हमारे महान मुल्क के सामने दो बड़े खतरे हैं, दो बड़ी चुनौतियां हैं, आतंकवाद और विस्तारवाद। जब उन्होंने आतंकवाद की बात करी तो इशारा पाकिस्तान की तरफ था, विस्तारवाद की बात करी तो इशारा चीन की तरफ था। तो यहाँ पर ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है, और यहाँ पर चीन की जो कूटनीति है, क्योंकि कूटनीति पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपकी क्या रणनीति रहेगी। तो चुनावों में अमूमन बात करते हैं कि रणनीति पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कौन सी राजनीतिक दल बाजी मारेगा। तो वही बात है कि जब विदेशी मामले होते हैं या यहाँ पर आप बाकी मुल्कों के साथ आप जूझ रहे हो, तो वहां पर आपकी कूटनीति कितनी कारगर साबित होती है, तो उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान की कूटनीति में बहुत कुछ बदलाव आया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो इतना सक्षम है कि वो इस समय मध्यस्थता की भी यहाँ पर हमने जो ह्यूमैनिटेरियन एड देनी है वो तो एक तरफ है बात कि हम लोग तो हमेशा से कोरोना के समय भी हम लोगों ने बाकी मुल्कों की सहायता करी, उनको मदद दी। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी भूमिका हमारा शीर्ष नेतृत्व हिंदुस्तान का निभा सकता है, बशर्ते ऐसे वो माहौल बने। ठीक है विपिन जी, ह्यूमन एड की तो हम लगातार बात करते ही रहते हैं और तमाम कंट्रियां जो है वो पैलेस्टीन की मदद कर रही हैं, क्योंकि कई लोग जो है वो पैलेस्टीन के साथ नहीं है, लेकिन ह्यूमन एड देना बनता है और इसीलिए लगातार ये कोशिश की जा रही है। लेकिन तमाम मुल्कों को समझने की जरूरत है कि एक जगह मध्यस्थता होने की जरूरत है, क्योंकि जिन लोगों के लिए लड़ाई कर रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जिस जमीन के लिए आप लड़ाई कर रहे हो उस जमीन का क्या मतलब अगर जो व्यक्ति है, जो रहने वाले ही है, वहां पर ना बचे। फिलहाल हमें समय देने के लिए और जनसत्ता के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।